श्री नरेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री रामसूरत राय जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम.एल. चौधरी जी, कृषि सचिव श्री सी.के. अनिल जी, कृषि निदेशक श्री अरविंदर सिंह जी, CII के पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री करुण ग्रांट जी, CII के नेशनल काउंसिल के सदस्य श्री M.K. जालान जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, CII के अन्य यहाँ उपस्थित सदस्य और पदाधिकारीगण, उद्यमीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और बहनों, मैं कृषि विभाग को और कृषि मंत्री जी को और उनके तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि के विकास के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि के विकास के लिए एक रोड मैप हम लोगों की सरकार ने तैयार किया है और हम उस रोड मैप के मुताबिक कृषि के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। जहां बीजों का महत्व है, वहीं कृषि में यांत्रिकरण का भी काफी महत्व है। यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उनको पहले की तुलना में बेहतर लाभ प्राप्त होता है। अब यांत्रिकरण का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है और कंदमूल फल से आगे बढ़कर लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया, तब से ही यांत्रिकीकरण का महत्व है। पहले काठ का हल होता था और जब लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो बिहार में आई और उसी जमाने से कृषि के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का प्रयोग किसान अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर करते रहे। और यंत्रों के मामले में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जरूरतें होती हैं। अब हमारे बिहार में ज्यादातर छोटी जोत, यहाँ के किसानों के लिए जो यंत्र चाहिए, लोगों का चयन करना पड़ता है कि हम कौन लोगों को देंगे सहायता, सब्सिडी, तो वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हम लोगों की नीति है कि हम सभी इच्छुक लोगों को दें। अब पावर टिलर से काम शुरू किया हम लोगों ने,
मुश्किल से कुछ 100 पावर टिलर दिए जाते थे, हम लोगों ने हजारों की संख्या में उपलब्ध कराया। उसी प्रकार से अन्य यंत्रों को भी हम चाहते हैं जिसके लिए किसान इच्छुक हो और जो हमारे परिवेश में जरूरी है, उसी को ध्यान में रखकर इस मेगा मेला का आयोजन किया गया। इसमें उद्यमी भी आए हैं, उद्योगपति भी आए हैं, उत्पादक आए हैं, प्रदर्शनी का भी आयोजन है, यहाँ किसान पाठशाला का भी आयोजन किया गया है। किसान खुद देखेंगे, समझेंगे उनके लिए क्या जरूरी है और जरूरत की मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके संबंध में सरकार की जो योजना है सब्सिडी की, उसका लाभ ले सकते हैं। और जो उद्यमी आए हैं, उत्साह के साथ आए हैं, स्वाभाविक रूप से वो चाहेंगे कि उनके द्वारा बनाए गए मशीनों की बिक्री अधिक से अधिक हो। अपने मशीनों के गुणों को वो बताएंगे। लेकिन हम तो उनसे चाहेंगे कि बिहार में विकास की भूख जगी और लोगों के मन में इतना उत्साह है कि अब नई तकनीक को अपनाना चाहते हैं खेती के क्षेत्र में। तो मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप सिर्फ अपना उपकरण बेचे नहीं, बल्कि यहां अपने उपकरण के निर्माण की इकाई भी लगाए और इसमें आपको भी फायदा है। किसान भाइयों और बहनों को कुछ कठिनाइयां होती है यंत्रों के मामले में। हम लोगों को शिकायत मिली है कि जो बाजार में किसान कोई मशीन खरीदते हैं स्वयं, तो उसमें उनको कीमत कम लगती है और अगर सरकार की किसी सब्सिडी योजना के अंतर्गत खरीदते हैं तो उसी मशीन की कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है। इस विसंगति को दूर करना होगा और कृषि विभाग, कृषि मंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श किया है और उसके उपचार के लिए कुछ कदम उठाए। मैंने भी कहा है कि किसानों से बातचीत करके बीमारी कहां है इसको समझकर इसका आमूल चूल उपाय कर देना चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि फिर उसमें गुंजाइश नहीं रहे और हम समस्या को सुन करके घबराते नहीं, हम समस्या से निपटते। ये मेरी आदत है और हमको इसमें आनंद आता है। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो हम लोगों से समझते हैं पहले क्या त्रुटि, फिर लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। लोग बहुत तरह की बात करते हैं, उसी में से किसी न किसी की बात बहुत ही उपयुक्त होती है और उसको उसी रूप में या परिमार्जित करके हम लोग स्वीकार करते हैं और वो सफल होता है। तो इस मामले में भी हम चाहेंगे और देखिए हम पूरे तौर पर चाहते हैं कि मैकेनाइजेशन हो, यांत्रिकीकरण हो, उत्पादन बढ़े। अब हमारे पंजाब के काफी लोग आए हुए हैं, हरित क्रांति आई देश में, उस समय भारत के लोग निर्भर थे अमेरिका के PL 480 के अंतर्गत जो अनाज उपलब्ध होता था। अब महा घटिया किस्म का अनाज था। हम लोग बच्चे थे, देखते थे, वो लाल लाल गेहूं आता था, देखने में भी खराब, उसका आटा भी बड़ा वाहियात लगता था देखने में और उसको कभी खाना पड़े तो इच्छा नहीं होती थी खाने की। लेकिन मजबूरी थी, अनाज की कमी थी, वो आटा चलता था, वो गेहूं चलता था और इस देश ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पंजाब हरियाणा के किसानों का मैं अभिनंदन करूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, उन्होंने इसको इस चुनौती को स्वीकार किया और पहली हरित क्रांति उसी इलाके में आई और उसके चलते हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी आ गई। बहरहाल वो एक भिन्न प्रश्न है, उसका भी उपाय हमारे कृषि वैज्ञानिक निकाल रहे हैं। उन बीमारियों का, मिट्टी की शक्ति का हम कैसे संयोजन करें
किस तरह से उसकी ताकत बनाए रखें, वरना अंधाधुंध खाद, कीटनाशी दवाओं और पानी के प्रयोग से, जरूरत से ज्यादा पानी के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमती जाती है। तो हमारे किसान लगे हुए हैं कि कैसे इसका जैविक उपचार किया जाए, हमारे मिट्टी की ताकत, उत्पादकता की शक्ति, उर्वरा शक्ति बरकरार रहे और बढ़े भी। तो पहली हरित क्रांति तो उस इलाके में आई, ये सब इलाका उसमें पिछड़ गया। लेकिन अब चूंकि उस इलाके में अब जो उत्पादन है इससे आगे अब बढ़ नहीं सकता, आबादी बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की जरूरत बढ़ती जा रही है और सबको खाना देना सरकार का दायित्व। देखा कि अब इस देश में जो पूर्वी क्षेत्र है वहां खेती को विकसित करने का उपाय करना चाहिए, वही संभावना, और उसमें बिहार अग्रणी है। अब बिहार के किसान तो अपने मेहनत से पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने सहयोग दिया, उसके बदौलत भी काफी उत्साह में और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो बात हो रही है दूसरी हरित क्रांति की, तो ये दूसरी हरित क्रांति देश के पूर्वी हिस्से में होगी, बिहार में होगी। लेकिन जो दूसरी हरित क्रांति होगी वो पहली हरित क्रांति का कार्बन कॉपी नहीं होगी, यानी हम वही काम नहीं करेंगे जो उस इलाके में किया गया, बल्कि उससे जो हमें अनुभव हासिल हुआ, हम अपनी मिट्टी की ताकत को बरकरार रखते हुए, पर्यावरण को ठीक रखते हुए, उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, ये उसकी मूल बात होगी। और गुंजाइश है, जैविक खेती में भी काफी उत्पादन होता है, अच्छी उत्पादकता होती है। अब जब कृषि में हमारे बिहार के कुछ इलाके हैं पहले से ही काफी विकसित है, जब ये हरित क्रांति का दौर नहीं आया था उसके पहले से, जब कृषि के वैज्ञानिकों ने कहा कि रिले फार्मिंग होनी चाहिए, एक फसल के तुरंत बाद दूसरा फसल लीजिए, और उसके पहले से बिहार शरीफ के बगल में सोसराय के किसान उसके पहले से ही रिले फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बिहार में पहले से बहुत प्रयोग होते रहे, लेकिन जिसको कहिएगा कि एक व्यवस्थित प्रयोग या जिसका प्रभाव पूरे बिहार में हो, इस तरह का भले नहीं होता। अभी भी हाल में हमने देखा, हमने कृषि मंत्री जी भी थे, अब जो जैविक खेती से जो आलू का उत्पादन किया और इतना सुंदर देखने में भी आलू और साइज में भी इतना बड़ा बड़ा आलू, हम देश के भी कृषि मंत्री रहे और इस नाते न जाने कितने प्रदर्शनियों में जाने का मौका मिला है, लेकिन उस साइज का आलू हमने नहीं देखा, इतना जबरदस्त, और वो जैविक खेती के द्वारा उत्पादित हुआ। तो हर क्षेत्र में लोग प्रयोग कर रहे हैं, हमारे कुछ किसान हैं स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, श्री विधि अपना रहे हैं। धान की खेती में एक महिला है जो श्री विधि का काम करती थी, उनके बारे में हमको मालूम हुआ तो हमने बुलाया और कहा चुनाव लड़ जाइए, और उनको वो एमएलए बन के आ गए। जब वाइस चांसलर साहब से फोन करके हमने पूछा कि भाई ये महिला क्या सचमुच श्री विधि में अच्छा काम कर रही है, जब इन्होंने बताया कि वो तो भाई सिखाती है और सचमुच वैज्ञानिकों के साथ उनका काफी संपर्क रहता है, हमारे विश्वविद्यालय में आकर वो लोगों के बीच में बोल चुकी हैं, अपने अनुभव को बता चुकी हैं, महादलित परिवार की है और वो एमएलए बन गए। तो अब कृषि के क्षेत्र में रोज नए प्रयोग। हमारे यहाँ किसान चाचियां मुजफ्फरपुर इलाके में साइकिल पर घूम घूम करके महिलाओं को प्रेरित करती, न जाने कितने किसान हैं, कोई पशुपालन के क्षेत्र में, कोई खेती के क्षेत्र में। हम पिछले साल गए थे गया में, डोभी के पास में राम सेवक जी हैं,
6 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपया वो हर साल कमाते। अब इस सब की कल्पना बिहार में नहीं की जा सकती। अब ऐसे लोग भी हमारे रोल मॉडल और हमारे किसानों के मन में, जैसा हमने कहा, उत्साह है, तो उनकी जरूरतों के मुताबिक अगर हम कुछ इंतजाम कर दें, कुछ सहायता कर दें, तो फिर यहाँ के किसान पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो जो हमारा संकल्प है कि 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, तो संकल्प पूरा हो पाएगा। इसलिए हमारा जोर है कृषि के क्षेत्र में। और कृषि की इतनी अहमियत है कि अब कृषि के विकास के लिए जो कृषि रोड मैप, उस कार्यक्रम पर अमल कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, अब हम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, यानी अपनी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की कमेटी बनाएंगे। उसमें सभी विभागों के मंत्री भी रहेंगे जिनका कृषि से संबंध है। खाली कृषि विभाग से नहीं होगा, या पशुपालन या मत्स्यिकी विभाग से सिर्फ कृषि का विकास नहीं होना। आखिर खेत में पानी देने के लिए ही तो जल संसाधन विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, बिजली देने के लिए ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे तमाम लोगों को समेटते हुए हम लोग ये काम करेंगे, ताकि कोई भी समस्या आवे, कैसे उस समस्या का निदान किया जाए। अब हमारे जो सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि उस समय के अंदर पूरा हो। नदियों को जोड़ने की हमारी कल्पना है। उत्तर बिहार बाढ़ से तबाह होता है हर साल, दक्षिण बिहार का भी कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन नेपाल से नदियां निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, हमारे यहां तबाही मचाकर चली जाती है। और बाढ़ के दिनों में हमारा जो ऊपरी सतह है मिट्टी का, वह भी बहकर चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जब नेपाल तैयार होगा और उन नदियों पर बांध वो बनाएगा, बाढ़ पर नियंत्रण होगा, तब तक हम इंतजार करें या हम भी कुछ यत्न करेंगे? तो हमने सोचा कि जहां केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि नेपाल के साथ मिलकर के हाई डैम बनाए जाएं, वहां हम अपने राज्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ दें। क्योंकि देखा यह गया, अनुभव यह बताता है कि हर साल एक ही बार सभी नदियों में उफान नहीं आता है, सभी नदियां उफान में नहीं रहती। कभी गंडक में उफान है, तो कभी कोसी में है, तो कभी अधवारा समूह में है। तो अगर हम जोड़ने की कोशिश करें और जोड़ने में कामयाब हो जाए, तो कहीं उफान होगा तो वो दूसरे नदी की तरफ भी चला जाएगा, यानी वो बंट जाएगा, तो बाढ़ का प्रभाव कम जाएगा, तो उसका फायदा होगा। और फिर उसके बाद हम उसकी खुदाई कर लें, आदि आदि। यानी बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के अंदर की नदियों को उत्तर बिहार में जोड़ने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना हमने कहा विभाग को। अब अगर उसको हम नियमित तौर पर उसका अनुश्रवण नहीं करेंगे, तो हम पिछले 4-5 साल से इस काम में लोगों को लगाए हुए, प्रगति उस ढंग से नहीं होती है जिस ढंग से हमारी इच्छा होती है। तो अब इस बार तो हमें देखना बहुत किया गया, 5 साल लोगों के मन से डर निकल गया, उत्साह पैदा हो गया, जात पात पीछे चला गया, बिहारीपन जाग गया, लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाने लगी, समाज के सभी वर्गों में आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम हुआ, सांप्रदायिक सद्भाव कायम हुआ, अस्पतालों का इंतजाम बेहतर हुआ। अब सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं इलाज कराने, पहले कोई जाता नहीं था, बहुत कुछ हुआ। अब बच्चे स्कूल में जाने वाले, स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों की संख्या बिहार में थी, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, 12.5%। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर हो गई है 3.5%। लेकिन बाकी को भी हम स्कूल पहुंचा कर दम लेंगे। जहां ये सब काम हो रहा, कृषि के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है,
लेकिन और तेजी से हम प्रगति करना चाहते हैं। हमें केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। कहने से काम नहीं चलेगा कि पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति आएगी। अब 400 करोड़ रुपया पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए हरित क्रांति के नाम पर देते हैं। अगर बांट बूट दीजिए तो बिहार को क्या मिलेगा? 40-50 करोड़। हमने उनको बार बार कहा है कि आप पैसा का इंतजाम करिए। अब बिहार में कैसे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, ये हम लोगों को विचारने दीजिए। हम किसानों से मिलकर, कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर कृषि रोड मैप बना चुके हैं। जरूरत हो उसमें भारत सरकार का ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उनका भी सलाह मशविरा उसमें। लेकिन इसके बाद भी आप बैठ करके योजना बना लीजिए। लेकिन 4 साल 5 साल की योजना बनाइए, राज्यों को लागू करने दीजिए। अब केंद्र योजना बनाती है, जिस तरह जितनी योजना बनाती है सब में कहेगी 5 पावर टिलर दीजिए, तो 4 कृषि का ये मशीन दीजिए, तो 5 कृषि का वो मशीन दीजिए। ये सब जो हम लोगों के यहाँ होता है सत्यनारायण भगवान का प्रसादी, कि जितना आदमी कथा सुनने आए ठोपे ठोप ठोपे ठोप ठोपे ठोप, हर स्कीम में सब चीज का इंतजाम। अरे भाई, जितने लोग इच्छुक हो किसी चीज को लेने के लिए और जो हमारे राज्य के लिए उपयोगी हो, ये योजना हमको बनाने दीजिए। आप योजना की समीक्षा कीजिए, निगरानी कीजिए, देखिए कि योजना लागू हो रही है या नहीं लागू हो रही है। योजना भी वही बनाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, तब तो हुआ पूर्वी क्षेत्र में कृषि हरित क्रांति। और 400 करोड़ रुपया से हरित क्रांति होती है। इसके लिए केंद्र सरकार को खजाना का मुंह खोलना पड़ेगा, किसानों के लिए खोलना पड़ेगा। कौन जानता है कितना उद्योगपतियों के लिए पैसा दिया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा गया ग्लोबल मेल्टडाउन, ऐसा ही नकली काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था तो धराशायी होगी। तो पश्चिम की अर्थव्यवस्था धराशायी हुई और उसका जो कुछ कुछ असर पड़ा, उससे बचने के लिए कितनी मदद दी गई भाई। खाद्य सुरक्षा तो जरूरी चीज है, इसलिए उसके लिए और धन का प्रबंध करना पड़ेगा और योजना हम लोगों को बनाने दीजिए। मन करे तो निगरानी भी कर लीजिए, लेकिन आजकल क्या निगरानी वो करेंगे। हालत तो निगरानी के सबसे बड़े पद पर किसको बहाल कर दिया, क्या शर्मनाक स्थिति आई, ये सबको मालूम। लेकिन फिर भी योजना है, धन लगाएंगे तो निगरानी भी कर ले, लेकिन राज्यों को छूट दीजिए, अपने ढंग से योजना बनाए। और बिहार में हम केंद्र की भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अपनी योजना भी बना रहे हैं। केंद्र किसी मद में जितना अनुदान देता है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हम अपनी तरफ से अनुदान दे रहे हैं। और दूसरी एक कमी होती है केंद्र की योजनाओं में कि जो इकाई लागत वो जो निर्धारित करते हैं बहुत कम है किसी भी चीज के लिए। अब वो उनको बढ़ाना चाहिए, वो हकीकत के करीब होना चाहिए। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना होगा। आप अपने जरूरत के यंत्रों को देखिए जो पसंद आए। और इस प्रकार के मेगा मेला के आयोजन से एक फायदा ये होता है कि ट्रेंड पता चलता, क्या रूप है, किसान दरअसल चाहते क्या, क्या उनकी जरूरत है, क्या उनको चाहिए, इसको भी समझने का, उसका आकलन करने में सहूलियत होती है। इसलिए मैं तो बधाई देता हूं फिर से एक बार कृषि मंत्री जी को, और कृषि मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सपने का जिक्र किया। हमारा एक ही सपना है जो हम हर जगह बोलते हैं, और बिहार में उसकी संभावना है कृषि के विकास की। इसलिए जो हमारा सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन जरूर हो, ये सपना साकार करने में बिहार के किसान पूरी ताकत झोंकेंगे और अंततोगत्वा बिहार की तरक्की होगी,
तो देश की भी तरक्की होगी। अब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? 10 करोड़ की आबादी यही पिछड़ गया तो कैसा देश आगे बढ़ेगा? इसलिए देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार की तरक्की होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और कृषि विकास का एक पैमाना है कि किसान की आमदनी कितनी बढ़े। अगर किसान की आमदनी बढ़ती है तब हम लोग सचमुच मानेंगे या माना जाएगा कि सचमुच कृषि का विकास हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कृषि विभाग को फिर से मैं बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए। और पर बोल रहे थे, कुछ बात तो लोग आपके नहीं सुन पाए, हम लोगों ने और जो बिहार के एक सफलता की कहानी है, यहाँ का सहकारिता क्षेत्र में डेयरी सेक्टर, वो सफलता की कहानी बड़ी बात है और वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग है, हम तो खुद भी अवगत है और यहाँ का वातावरण मुफीद है, आपको किसी प्रकार का झंझट नहीं होगा। हम इतना ही आश्वस्त करेंगे, लगाइए और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।